हेलो मेरे साथियों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी, वो भी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। सजीवों में जनन कैसे होता है, तो इसका एक लेक्चर हम लोगों ने देख चुका है। तो बेटा जिन्होंने ना देखा होगा वो जा करके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे बायोलॉजी फॉर क्लास 12th नीट, तो इस में जो है आपको आपका पुराना लेक्चर मिल जाएगा और भी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेगी। तो चलिए हम लोग जो है आज का अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको क्या करना है, देखना है कि आखिर जनन होता क्या है। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि भैया सभी जीव क्या होते हैं, जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है। मतलब मृत्यु ही एक अंतिम सत्य है जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी को भी नहीं वो छोड़ सकती। मतलब मरना सबका तय है, केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स को। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, आपके नीट के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कोशिकीय जीवों को हम लोग मानते हैं कि उसमें मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो डिवाइड करते हैं और फिर से नए बन जाते हैं। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है कि एक कोशिकीय सजीवों को छोड़ करके कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमेशा के लिए अजय अमर हो, जिसको अमरत्व प्राप्त हो। तो आप ही सोचिए, जब हर जीव जो है जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, तो कैसे जो है पृथ्वी पर इन सभी प्रकार के सजीवों की निरंतरता बनी है। कैसे आज तक जो है मनुष्य है, जैसे कैसे आज तक कुत्ता है, कैसे आज तक गाय है, कैसे आज तक भैंस है, पृथ्वी पर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं। जबकि अभी आपने पढ़ा कि सबका मृत्यु निश्चित है, सबकी मृत्यु होती है। तो बेटा इसका मेन कारण है कि जनन। कोई भी जीव, कोई भी सजीव क्या होता है, वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद उसमें क्या आती है बेटा, बताइए, ग्रोथ, वृद्धि करता है। वृद्धि के बाद वो मैच्योरिटी आती है उसमें, मतलब परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद वो जनन करता है, फिर उस पर बुढ़ापा आता है और तब उसकी मृत्यु होती है। मतलब कोई भी जीव जो है वो क्या करता है, खुद को मरने से पहले, खुद की मृत्यु से पहले वो क्या करता है, अपनी ही संतान को जन्म दे के जाता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये है लेक्चर नंबर 2। आप जो है एनसीईआरटी ज़रूर लेके बैठिए। अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है, आपको कोई भी अच्छी जॉब करनी है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा कि हम कल बोले थे कि बेटा पहले इसमें बर्थ होता है। क्या होता है, बर्थ। जब कोई भी जन्म लिया और जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ मतलब प्राकृतिक मृत्यु। तो कल के लेक्चर में आपने देखा था बकायदे। तो जब किसी की मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो कहाँ से कहाँ तक वो पहले देखते हैं कि बर्थ करेगा। तो इसको हम लोग कहते थे, इस चीज़ को लाइफ स्पान। क्या कहते थे बेटा, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मतलब जीवन काल या जीवन अवधि। अब यहीं पे देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव है, वो क्या करता है, पहले बर्थ करता है, जन्म लेता है पहले। दूसरी चीज़ उसमें बेटा क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होगा वृद्धि, वृद्धि करता है। वृद्धि के बाद उसमें आती है मैच्योरिटी। क्या है, मैच्योरिटी मतलब वो परिपक्व होता है। क्या होता है, परिपक्व होगा। और परिपक्व होने के बाद वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन। यही जो हमारा मेन चैप्टर है, ये सी है बेटा, रिप्रोडक्शन है जो हमारा मेन चैप्टर है। मतलब जनन, सजीवों में जनन कैसे होता है इसी को देखेंगे। और जनन के बाद बेटा वो क्या होता है, उसमें हमारे पास बताइए सेनेसेंस आता है, मतलब बुढ़ापा आता है ना, ओल्ड आता है, ओल्ड हो जाता है, एज उसकी हो जाती है, तो क्या कहेंगे, ओल्ड एज ना। उसको क्या करते हैं, बुढ़ापा। और उसके बाद हमारे पास क्या आती है, डेथ। क्या आता है, डेथ आता है। तो आप देखिए कि हम हों चाहे कोई भी सजीव हो, वो क्या करता है, ऐसा नहीं होता कि जन्म लेते ही वो बच्चे पैदा करना चालू कर देता है। पहले वो जन्म लेता है, फिर बेटा उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद उसमें क्या, मैच्योरिटी आती है, मतलब वो परिपक्व होता है ना। उसके बाद वो जनन करता है, जनन के बाद उसमें बुढ़ापा आता है और फिर वो मृत्यु होती है। तो आप लोगों के लिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, तो याद रखिएगा, सुनेंगे धीरे धीरे तो सब कुछ आ जाएगा। वृद्धि के बाद हमारे पास ये जन्म हुआ, वृद्धि के बाद क्या है, परिपक्वता। परिपक्व होते हैं, परिपक्वता आती है ना, जनन होता है, फिर क्या आता है बेटा, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापा के बाद क्या आती है, मृत्यु।
अंतिम सत्य, हम लोगों को ये भी कहा जाता है कि ये अंतिम सत्य है। हमारे जो है धर्मों में हमारे धर्मगुरु, हमारे घर वाले हमको बताते हैं कि ये हमारे पास है अंतिम है सत्य। तो देखिए, कोई भी सजीव, कोई भी जीव जन्म लिया और जन्म लेने के बाद क्या है, वो खुद अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करके जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो जन्म लेगा, फिर उसकी वृद्धि होगी, फिर उसमें परिपक्वता आएगी, फिर वो जनन करेगा ये, और उसके बाद ओल्ड बुढ़ापा और फिर क्या है, मृत्यु होगी उसकी। तो मतलब मरने से पहले बेटा वो क्या करके जाता है, जनन। क्या करके जाता है, जनन करके जाता है। तो यही हम देखेंगे कि आखिर वो जनन कैसे करता है, आखिर वो जनन कैसे करता है। अगर बात की जाए कि जनन क्यों होता है, क्या जनन इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, सभी सजीवों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, वो प्रजाति पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि वो जनन करे। तो हर जीव की जिम्मेदारी होती है, हर जीव की जिम्मेदारी होती है कि भगवान ने उसको यहाँ पे भेजा है तो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करके जाए, तभी उसका जीवन सफल माना जाता है। तो जनन आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि ताकि पृथ्वी पर सभी प्रकार की प्रजातियों की निरंतरता बनी रहे। तो जनन ये बेटा जो यहाँ पे लिखा है, जनन क्या है, जनन एक माध्यम है, जनन एक माध्यम है जो पृथ्वी पर सभी क्या है, सजीवों की निरंतरता को बनाए रखती है। तो क्या करेंगे, जनन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हाँ बेटा, आप जो है 12th में पढ़ रहे हैं और ये आपके नीट के लिए 100% कंपलसरी है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया जनन क्यों ज़रूरी है ना, या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे निरंतरता बनी रहती है। तो हम कहेंगे बाय द क्या है, रिप्रोडक्शन, जनन के द्वारा एक पीढ़ी से जनन ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कॉन्टिन्यूटी। किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो अब हम देखेंगे कि आखिर जनन होता कैसे है, कैसे कोई जीव जनन करता है। तो जनन करने के लिए हर किसी का अपना अलग अलग मेथड होता है, अपना अलग अलग तरीका होता है। सभी जीव एक ही प्रकार का जनन नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे कि किसी भी जीव का जनन किन बातों पर निर्भर करता है, कि कोई सजीव किस प्रकार का जनन करेगा, ये किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग इसको देख चुके होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो टाइम बचाने के लिए बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्लीज़ एनसीईआरटी जो है ज़रूर साथ में लेके बैठिए, तभी आपको बहुत ही अच्छी बायोलॉजी लगेगी। उसके बाद आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी वीडियोज़ मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं, 10th के हैं ना, या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है और मेरा एक फ़ायदा होगा कि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि भैया हमको मोटिवेशन मिलेगा कि अब अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा और भी वीडियो बनानी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर हम आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था कि सभी जीव क्या जन्म लेते हैं और जन्म के बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का, प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है, जो समयावधि होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान, जीवन अवधि कहते हैं। उस अपनी जीवन अवधि में वो सजीव करता क्या क्या है, उस जीवन अवधि में वो क्या करता है भैया, वृद्धि करता है। जब जन्म लिया तो वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा तो उसमें मैच्योरिटी आएगी, मतलब परिपक्वता आएगी, और जब वो परिपक्व हो जाएगा तो जनन करेगा। जनन करने के बाद क्या है, ओल्ड एज आएगा, मतलब ओल्ड होगा, और उसके बाद फिर उसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी। तो मरने से पहले ना वो क्या करके जाता है बेटा, जनन करके जाता है। तो हम बोले हैं कि क्या जनन करना ज़रूरी है? हाँ, जनन करना ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है।
ताकि पृथ्वी पर उस प्रकार की जो है उस प्रजाति की निरंतरता बनी रहे। तो यहीं से लिखा है कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन जो है पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के कॉन्टिन्यूटी के लिए उत्तरदायी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, जनन। रिप्रोडक्शन ही है जो एक जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाती है। आइए तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि किसी भी जीव का, जो हमारे पास जीव है, वो किन बातों पर निर्भर करता है कि कौन सा जीव कैसा जनन करेगा। तो क्योंकि सभी जीव एक जैसा जनन नहीं करते हैं, तो आइए थोड़ा सा और भी आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सजीव किस प्रकार से जनन करेगा, यह निम्नलिखित बोर्ड के लिए बच्चे भी लिखेंगे, क्योंकि ये इसीलिए आपको इतना डिटेल में लिख रहे हैं, नहीं तो फिर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। निम्नलिखित सजीव किस प्रकार से जनन करेगा, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो बेटा बातें हैं क्या? वो बातें, पहली बात तो हमारे पास हो गई कि हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब वास स्थान, हैबिटेट मतलब वास स्थान, जहाँ पे कोई सजीव रहता है, क्या है, वास स्थान। चलिए, जहाँ पे कोई भी जीव रहता है, वास स्थान पर निर्भर करेगा कि सजीव जहाँ पे रहता है वो उसकी कंडीशन, भाई कोई क्या है, किसी सजीव के अंदर है, कोई जो है पानी में है, कोई क्या है बहुत ही डिजर्ट में है, रेगिस्तान में है, कोई जो है हम लोगों की तरह जैसे टेरेस्ट्रियल है। तो इन सब चीज़ों पे, और वास स्थान का मतलब वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ गर्मी ज़्यादा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा, वहाँ का वेदर कैसा है ना। तो इन सब चीज़ें की वहाँ पे उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो भोजन मिलता है वो किस प्रकार का है, तो ये सारी चीज़ें जो है वास स्थान के अंतर्गत ही आती हैं। वास स्थान मतलब किसी जीव का वह परिक्षेत्र जिसमें वह रहता है, उसी को हम लोग वास स्थान कहते हैं। तो पहली चीज़ तो उसके वास स्थान पर निर्भर करता है कि वह कहाँ पर रहेगा। और हम लोग और देखते हैं कि उसके पास क्या है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, क्या कहेंगे, इंटरनल ना, हम लोग कहेंगे क्या, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी नहीं, क्या है, फिजियोलॉजी। इंटरनल क्या है, फिजियोलॉजी मतलब उसके आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान, क्या है, आंतरिक शरीर क्रिया पे भी निर्भर करेगा बेटा, आंतरिक शरीर क्रिया, कि उसके अंदर की फिजियोलॉजी कैसी है, आंतरिक शरीर क्रिया पर भी निर्भर करेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि वो उसकी मार्फोलॉजी पर भी निर्भर करेगा। मार्फोलॉजी का मतलब है बाहरी बनावट, मार्फोलॉजी उसकी बाहरी बनावट कैसी है, इस बार पर भी जनन करेगा। ये बहुत मतलब क्रिटिकल है, बहुत ही माइन्यूट है। तो इसलिए जो है आपको वास स्थान और आपकी फिजियोलॉजी ज़रूर याद रखना है, और मार्फोलॉजी का भी रोल है, क्योंकि भैया जैसे हमारे शरीर का बनावट होगा उसी प्रकार से हम जनन करेंगे। क्योंकि अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो हमको पेनिस चाहिए, अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो हमको गैमेट बनाना है, हमको फर्टिलाइजेशन करना है। तो इन सब चीज़ों में भी याद रखिएगा, मार्फोलॉजी का मतलब उसकी आकारकी पर भी निर्भर कर सकता है, कार्य कि ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्या है, अन्य क्लाइमेटिक फैक्टर भी हमारे पास हैं। कौन से अन्य क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हमारे पास क्या है, कई फैक्टर्स है, कई सामूहिक जो है फैक्टर भी निर्भर होते हैं। फैक्टर मीन्स क्या है, कारक,
बहुत सारे कारक भी कि वहाँ पे गर्मी कितनी है, वहाँ पे ठंडी कितनी है ना, वहाँ पे सस्पेंडेड हैं किस प्रकार से होते हैं, ये सब भी हमको वहाँ पे सूर्य की रोशनी कितनी मिलती है। क्योंकि जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, तो उनको ड्यूरेशन ऑफ लाइट से पता चलता है कि भैया हमको क्या है, जनन करना है, रिप्रोडक्शन करना है। जैसे माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं या हमारे पास आप लोगों ने सुबह शाम देखा होगा कि चिड़िया अपने आप सुबह चल देती है, शाम को अपने आप आ जाती है, तो वो कैसे जानती है? क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, सब कुछ किसका हमारे पास प्रभाव है? सूर्य का, मतलब प्रकाश का। तो हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास लाइट है, ये सब हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि हमको प्रभावित करते हैं और जीव को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि क्या है, जीवों के क्या है, जनन को भी प्रभावित करते हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि जो हमारे पास देसी मुर्गी होती है वो क्या है, सीजनल ब्रीडर्स कहलाती है, या जो सीजन में अंडे बच्चे देते हैं सीजनल होते हैं। कुछ जो पोल्ट्री फार्म में होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये सब कहाँ से ऐसे आता है? तो मतलब हमारे पास जो कारक है बेटा, उस कारक, वो कारक भी हमको निर्भर करता है कि जनन किस प्रकार से होगा और जनन कैसे होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी सजीव का जनन किन बातों पर निर्भर करता है कि जीव कैसे जनन करेगा। पहली बात तो हैबिटेट, वास स्थान पर निर्भर करेगा कि भैया जो सजीव है वो किस प्रकार का जनन करेगा, किस पे, वास स्थान पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनल क्या है, फिजियोलॉजी पे ना, आंतरिक संरचना हमारे पास आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान पे निर्भर करता है ना। और उसके बाद थोड़ी ये हमारे पास ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, और ये थोड़ा क्या है प्रभावी तो हैं लेकिन थोड़ा बहुत कम। तो याद रखिएगा, आपको ये चार ऐसे चीज़ें हैं जो कि किसी भी जीव के जनन को बताते हैं कि वह किस प्रकार से जनन करेगा या उसके जनन को प्रभावित करता है। तो अब आप जो है इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हमारे पास जनन। अब मेन टॉपिक आया कि आखिर जनन होता क्या है। अभी हमने लोग पढ़ा कि भैया लाइफ स्पान क्या होता है, क्योंकि कोई भी मृत्यु जन्म लेगा तो वो मरेगा, तो बीच के समय को लाइफ स्पान, जीवन अवधि कहते हैं। फिर वो अपनी जीवन अवधि में वो करता क्या क्या है, वृद्धि करता है, वृद्धि के बाद मेच्योरिटी, परिपक्व होता है, फिर जनन करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है ना। फिर हम देखें कि वो मरने से पहले जनन करके जाता है। तो आखिर जनन क्यों करता है? क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की निरंतरता बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है जनन। और उसके बाद हम लोग देखा कि किसी भी सजीव का जनन किन बातों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का जनन करेंगे। तो हमने ये भी देख लिया कि हैबिटेट, वासस्थान, इंटरनल फिजियोलॉजी, आंतरिक शरीर, मार्फोलॉजी, नक आकारकी पे, तथा फैक्टर्स जो कारक है हमारे पास है, इन बातों पर भी निर्भर करता है। अब हम मेन अपना टॉपिक देखेंगे बच्चों, क्या होता है जनन। तो आइए हम इसको मिटाते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी लेके बैठिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहें। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती सिवाय नाम लिखने के, बाकी इसलिए आपकी लाइव क्लास रहती है तो सीधे आप जो है इसको भली भांति देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको जो है कोई वन शॉट वीडियोज होती है तो आप ये मत सोचिए कि एक एक लाइन पढ़ा के जो है ये शॉर्ट्स यहाँ पे नहीं बनाए जाते हैं। तो सीधे आप एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और मैं भी आपको एनसीईआरटी लेके ही पढ़ाऊँगा। तो हम लोग यूपी बोर्ड वाले से हैं, तो आपको हिंदी पढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो पहले इंग्लिश वाली वीडियोज आप देख लीजिए जो अपलोड हैं ना, तो फिर इसको देखिए, या पहले इसको देख के तब उसको देखिए। तो चाहे बेटा हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों का क्या है, सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है। आपको नीट के लिए भी जो है यही पढ़ना है, आपको सीबीएसई के लिए भी यही पढ़ना है, आप अगर यूपी बोर्ड वाले हैं तो भी आपको यही पढ़ना है, और दुनिया के सारे एग्जाम्स के लिए आपको यही वाली पढ़नी है बुक। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी इज़ बेस्ट, उससे अच्छी दुनिया में कोई भी किताब नहीं है। और सेलेक्ट होना है कहीं भी तो चाहे वो आप मैथ वाले हों चाहे बायोलॉजी वाले हों, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या? एनसीईआरटी। यहाँ तक सिविल वाले भी एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। तो आपको किसी भी कोचिंग का बड़ा बड़ा थक्का या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसी को पढ़िए, उसी को प्रिंट करिए, उसी को अंडरलाइन करिए, उसी को जो भी करना है एनसीईआरटी में करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जनन। बेटा इसीलिए आपको बता रहे हैं, सही पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन बेस्ट पढ़िए। रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। क्या होता है जनन, आखिर है क्या? हमारा ये डिफिनीशन अभी अब हमको लिखना है कि ये चैप्टर तो सजीवों में जनन है, लेकिन अब ये जान ले जनन होता क्या है।
जनन होता क्या है? जनन एक हम यहीं पे लिख रहे हैं ना, जनन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। जनन एक जीव विज्ञानीय, जीव विज्ञानीय मतलब बेटा बायोलॉजिकल क्या है? प्रक्रम है। बायोलॉजिकल प्रक्रम मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? प्रक्रम है। इसीलिए आपके हिंदी को बोल बोल के लिख रहे हैं बेटा। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे यूट्यूब से भी मिल जाते हैं। जनन एक जीव विज्ञानी क्या है? बायोलॉजिकल प्रक्रम में पहला क्वेश्चन है कि जनन क्या है? एक जीव विज्ञानी प्रक्रम है। अब मेन चीज़ आ रही है, यहाँ से लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में, जिसके द्वारा सजीव, कोई भी सजीव, जिसके द्वारा सजीव अपने समान ना संतति, जिसको हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, अपने समान संतति मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं संतान, अपने समान संतति मतलब संतान को जन्म देता है। संतान को बेटा हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या है? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है संतान, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिसके द्वारा सजीव क्या है? अपने समान क्या है? संतति को जन्म देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जनन क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जनन हमारे पास क्या होता है? जीव विज्ञानी प्रक्रम है, जिसके द्वारा एक सजीव अपने ही समान क्या है? संतान को जन्म देता है। तो ये संतान को जन्म देने का एक तरीका है, संतान को जन्म देने का एक तरीका है। तो याद रखिएगा कि जनन अपने ही जैसे संतान को जन्म देने का क्या है? तरीका है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने ही जैसा संतान को जन्म देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आते हैं कि जब अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है तो बेटा कि ये बताइए, क्या जो संतान है वो हूबहू अपने ही संतान पिता जैसी होगी, माता जैसी, या अपने क्या कहते हैं जनक जैसी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? संतान जो जन्म ली है, संतान अपने जनक से, अपने जनक के समान तथा असमान। यहाँ पे असमान का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखे हैं समान, या तो कहेंगे हम यहाँ पे अपने जनक के कुछ समान तथा बहुत समान हो सकती है। अपने जनक के लगभग समान या बहुत समान, के लगभग समान या अत्यधिक समान हो सकती है, या अत्यधिक समान हो सकती है। तो बेटा यहाँ पे देखिए आपकी परिभाषा यहीं तक थी कि जनन क्या होता है। जनन एक हमारे पास क्या जीव विज्ञानी प्रक्रम है, आपको ये लिखना है, जिसके द्वारा सजीव अपने समान संतति मतलब संतान ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। यहाँ पे आपकी परिभाषा खत्म हो गई। आपको एक फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। अगर आपको 3-4 नंबर में आता है और आपको ऑब्जेक्टिव नीट वगैरह में तो ऐसे पूछेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा एक सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो जो संतान जन्म लेती है वो बताइए अपने जनक से हूबहू मैच करती है कि थोड़ा बहुत मैच करती है कि ज़्यादा? तो कम मैच भी कर सकती है और बहुत ज़्यादा भी मैच कर सकती है, हूबहू आइडेंटिकल भी हो सकती है। तो इसी बात पे हम देख रहे हैं कि संतान अपने जनक के लगभग समान या क्या है अधिक समान हो सकती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब एकदम अधिक समान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, और कम समान होगा तो उसमें हम क्या कहेंगे। अब इसी को हम क्या है नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग फिर आगे बढ़। तो आइए
अब हम लोग देखेंगे जनन के प्रकार। हम लोग देख चुके जनन क्या होता है, अब देखेंगे जनन के प्रकार, क्योंकि कोई भी सजीव क्या है वो हमारे पास अलग अलग उनका मेथड है, अलग अलग तरीका है, अपनी संतान उत्पन्न करने का वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जनन के प्रकार, तो अभी आपको पता चलेगा किसमें समानता ज़्यादा होती, किसमें असमानता कम। तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहीं पे हम देखें जनन के प्रकार, हेडिंग डाल देते हैं ऊपर से। तो ये हेडिंग है इस समय जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार का मतलब हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, किन विधियों के द्वारा जनन कोई सजीव करता है, तो अलग अलग विधियां हैं। तो बेटा इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्शन जनन। जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। जनन की विधियाँ कितनी हैं अगर आपसे पूछा जाएगा कोई, तो 2 विधियाँ होती हैं, 3 विधियाँ नहीं। वो पुरानी जो बुक थी MP कौशिक की और उन सब चीज़ों में 3 विधियाँ पढ़ाई जाती थी, लेकिन जनन की 2 ही विधियाँ हैं ना। अभी आपको दिखाते हैं। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आप कायिक वर्धन पढ़ते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी आके देखेंगे। जो आप कायिक वर्धन पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। तो हम कहेंगे जनन की कितनी विधियां हैं, जनन कितने प्रकार से होता है। जनन की 2 विधियां हैं। पहला विधि हमारे पास है एसेक्सुअल, क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर क्या कहेंगे बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एसेक्सुअल को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसको बेटा हम कहेंगे लैंगिक जनन। क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है लैंगिक जनन और क्या होता है अलैंगिक जनन। तो इसी में देखते हैं, यहीं पे हम डिफिनीशन लिखेंगे अलैंगिक जनन की ना। जब संतान की उत्पत्ति, जब संतान की उत्पत्ति, जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक से हो, केवल एक जनक से हो। एक जनक का मतलब केवल एक जनक, इसमें न माता हो सकती है न पिता हो सकती है, मतलब सेम सेक्स के द्वारा हो। इसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन ही नहीं होगा कि वो हमारे पास क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो याद रखिएगा, जब यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ना, माता या पिता, दोनों नहीं, या तो माता हो या पिता, आप चाहे जो समझ लीजिए, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन होता ही नहीं है। जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक से हो या एकल जनक से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंगों से हो, तो इस वाले में आइए देख लेते हैं यहाँ से। जब संतान की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंगों से होती है। क्या है? 2 विपरीत लिंगों, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 जनक। 2 जनक भी हो सकते हैं ना, और एक जनक भी होगा तो क्या वैसा बेटा? 2 विपरीत लिंगों, 2 विपरीत लिंगों ना से होती है, से होती है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसीलिए बेटा आपके सामने लिख रहे हैं कि ताकि पहले से लिखे रहेंगे तो आप साथ साथ पढ़ेंगे नहीं, और जब आपके सामने लिखते हैं तो उसको आप साथ साथ पढ़ेंगे, उसको आप रिवाइज करेंगे, तो आपके लिए वो बेस्ट होगा। और एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए, इन चीज़ों को देखिए। हमको यहाँ भौकाल बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको वो MX प्लेयर पे बन जाएगा ना। लेकिन आप ये इतना याद रखिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन नीट में होगा। तो आप चाहे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, आप अपने मूड में बिल्कुल मत लाइए कि इंग्लिश वालों का ही होता है, हिंदी वालों का कम होता है ना, या हिंदी वाले से नहीं होगा, तो आप का सबसे होगा। बस आप एनसीईआरटी पढ़िए बस। आइए तो हम लोग एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि हमारे पास
होता है रिप्रोडक्शन, जनन। कितनी विधियां हैं बेटा? 2 विधियां हैं। पहली विधि हमारे पास है अलैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा था तो मैंने नहीं लिखा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ताकि आपको बोलने में दिक्कत ना हो। ये हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को अलैंगिक कहते हैं, इसको लैंगिक कहते हैं। अलैंगिक किसे कहेंगे? जब संतान की उत्पत्ति केवल एक क्या है, जनक से हो, वो चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कुछ ना हो, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेशन ही नहीं होता, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और जब संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंगों से हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो याद रखिएगा। अब जैसे कह रहे हैं कि बैक्टीरिया का ग्रो हुआ, फंजाई का ग्रो हुआ, तो उसमें हम बैक्टीरिया को क्या जानेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है, क्या उसमें कुछ हुआ? तो इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे। तो इतना आप नोट करिए। फिर हम जो है ये पहली हेडिंग डालेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या है डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा मत। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे क्या होता है अलैंगिक जनन। और आज की नई बात ये भी जानते रहिए कि जनन सिर्फ 2 प्रकार का होता है, वो अलैंगिक हो सकता है या लैंगिक। जो कायिक वर्धन है वो अलैंगिक का ही भाग होता है, तो अलग से लोग कह देते हैं, लेकिन है किसका भाग? अलैंगिक का ही, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या देखेंगे? आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होइए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और बायोलॉजी की भी। नीट जेई वाले भी याद रखें कि उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी की 100% मस्ट है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आपको सबको हैप्पी वसंत पंचमी। आज सरस्वती मैया का जो है पूजन है। वसंत पंचमी के दिन हम लोग सरस्वती माँ की आराधना करते हैं, जिसमें क्या है विद्या की देवी के लिए ही ये सब किया जाता है। तो प्लीज़ कंटिन्यू पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।